वो हमलावरों के खिलाफ कश्मीर की जनता का संघर्ष है। जब वहां शांति स्थापित हो जाएगी, कबायली घुसपैठिए जब कश्मीर की धरती से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, तब वहां यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में जनमत कराने का हम वायदा करते हैं। जवान पछताएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सरदार पटेल और वीपी मेनन ने कैसे जूनागढ़ और हैदराबाद को हमारे भारत में मिलाया था। आज हम बात करेंगे कि कश्मीर क्यों हमारे भारत से आधा ही जुड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो चुका था, परंतु यह तय नहीं हुआ था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा या फिर पाकिस्तान का। जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह थे। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, वह अपना ज़्यादातर वक्त बॉम्बे रेसकोर्स में गुजारा करते थे या तो अपनी रियासत के जंगलों में शिकार करते थे। हरि सिंह कश्मीर को आज़ाद देश बनाना चाहते थे। जून 1947 में माउंटबेटन हरि सिंह को मिलते हैं और कहते हैं 15 अगस्त 1947 से पहले कोई निर्णय ले लीजिए वरना मामला फंस जाएगा। बाद में हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने की मांग रखी और हरि सिंह उसके बाद माउंटबेटन से मिलना भी टालते रहते थे। तो महाराजा हरि सिंह इसलिए माउंटबेटन से मिलने का टालते थे क्योंकि हरि सिंह को डर था, अगर वो पाकिस्तान से मिलते तो पाकिस्तान इस्लामी कानून थोपता और इस्लामी कानून में हिंदू राजा नहीं चल सकता। अगर वो हिंदुस्तान से मिलते तो नेहरू कश्मीर में लोकतंत्र लाके ही रहते। अगर लोकतंत्र आता तो चुनाव होते और चुनाव होते तो शेख अब्दुल्ला राजा बनते। तो ये डर था हरि सिंह के सामने। अगर वो पाकिस्तान से जुड़ते तो भी वो राजा नहीं बन पाते, अगर वो हिंदुस्तान से जुड़ते तब भी वो राजा नहीं बन पाते। उस वक्त कश्मीर में एक और नाम उभर रहा था और वह नाम है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी किया, फिर भी उनको कश्मीर में जॉब नहीं मिली। हालांकि ऐसा कहते हैं कि राजा हिंदू था, हरि सिंह हिंदू थे, इसलिए वो ज़्यादातर नौकरियां हिंदुओं को देते थे और इस कारण से शेख अब्दुल्ला नाराज थे। फिर शेख अब्दुल्ला कश्मीर घाटी में कश्मीर छोड़ो आंदोलन करते हैं राजा के खिलाफ और शेख अब्दुल्ला को जनता का समर्थन भी मिलता है और जनता ने उसको अपना नेता भी मान लिया था। और इन सारी बातों के कारण 1946 में हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी ओर मौके का फ़ायदा उठाते हुए जिन्ना 20 अक्टूबर 1947 को वजीरिस्तान के कबीलाई मुस्लिम के साथ अपनी सेना को मिलाकर कश्मीर में हमला कर देता है। यह सेना करीब 10,000 की थी और यह सेना वजीरिस्तान से श्रीनगर के लिए ट्रक में रवाना हो चुकी थी। वह सेना अगले 1-2 दिनों में मुजफ्फराबाद पहुंच गई, जो श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर दूर था। फिर वह इलाका इन लोगों ने जीतकर तबाह किया और आगे बढ़े। अगले दिन यह सेना उरी के पास पहुंच गई और उरी श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था और यहाँ पर हरि सिंह के सेना के बहुत सारे सैनिक आज़ाद कश्मीर सेना के साथ मिल गए। उरी में एक पुल था और वही एक रास्ता था श्रीनगर जाने के लिए। तो हरि सिंह के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वह पुल को ध्वस्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं। पुल टूट जाने के कारण पाकिस्तानी फौज को यानी कि आज़ाद कश्मीर फौज को 2 दिन रुकना पड़ा। अगर ये 2 दिन हमको नहीं मिले होते तो शायद आज़ाद कश्मीर फौज श्रीनगर पहुंच गई होती और आज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का होता। और ये सारी प्रोसेस में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो जाते हैं। अब हरि सिंह को लगने लगा कि शायद कश्मीर हाथ से चला जाएगा, इसलिए वो भारत से मदद मांगते हैं। हालांकि नेहरू या पटेल मदद कर भी देते हैं, परंतु वहाँ माउंटबेटन ने स्टैंड लिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा तो नहीं है और आप अभी से ही युद्ध लड़ना चाहते हो और आप अभी तो आज़ाद हुए हो और आप अभी से ही अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़ना चाहते हो। फिर वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन जो कश्मीर के पीएम थे, उन्होंने राजा के साथ बात की कि भारत आपकी मदद तभी कर सकता है जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करोगे। दूसरी तरफ 25 अक्टूबर 1947 आज़ाद कश्मीर फौज बारामूला पहुंच गई और बारामूला में इन सेना के लोगों ने बहुत सारी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, गैंग रेप किया
ईसाई मशीनरी की हॉस्पिटल थी, स्कूल थी, वहाँ की नर्स और टीचर के साथ गैंग रेप किया। हिंदू और ईसाई औरतों के साथ बलात्कार तो किया ही, साथ में मुसलमान औरतों को भी नहीं छोड़ा। बहुत सारी हत्याएं भी हुई, कत्लेआम भी हुआ। बारामूला की यह त्रासदी आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। लोग कहते हैं कि इतना कत्लेआम हुआ था बारामूला में कि वहाँ की जनसंख्या सिर्फ 33% रह गई थी और बारामूला से श्रीनगर केवल लगभग 50 किलोमीटर दूर था। 26 अक्टूबर 1947 को यह सेना श्रीनगर की ओर बढ़ी और 26 अक्टूबर की शाम तक इन्होंने श्रीनगर को घेर लिया। उस वक्त राजा जम्मू में थे और वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन श्रीनगर में थे। वो कैसे भी करके वहाँ से भाग निकलते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं, मतलब कि वह भारत के साथ मिल जाते हैं। हालांकि आप विलय पत्रों को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हरि सिंह ने विलय पत्र में साइन करने से पहले कुछ कंडीशन रखी थी। उसने साफ साफ कहा था कि हम आपको सिर्फ डिफेंस, संचार और विदेश नीति ही दे रहे हैं और उससे लगते मामले ही आपको दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने विलय पत्र पर साइन किया है तो आप भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करोगे, कि आप भारत के कानून जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। ये सारे कंडीशन रखे थे हरि सिंह ने, तभी उसने विलय पत्र पर साइन किया था। हरि सिंह के साइन के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है और भारत की सेना 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर जाती है और श्रीनगर में भारतीय सेना की मदद शेख अब्दुल्ला और उसके साथी करते हैं। हालांकि शेख अब्दुल्ला को हरि सिंह ने जेल से रिहा कर दिया था नेहरू के दबाव में आकर। फिर धीरे धीरे भारतीय सेना ने आज़ाद कश्मीर फौज को खदेड़ना चालू किया और ये बात जिन्ना को अच्छी नहीं लगी, तो उस वक्त जिन्ना ने अपनी सेना के सुप्रीम कमांडर जनरल ओकिनलेक उससे बात की और उससे कहा कि तुम भारत के खिलाफ युद्ध जारी करो। तब जनरल ओकिनलेक कहते हैं कि अब कश्मीर भारत का हिस्सा है क्योंकि हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया है। अगर अभी हम आक्रमण करेंगे तो यह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा। 2 नवंबर 1947 में नेहरू ने भारत में एक भाषण दिया और वह भाषण में नेहरू ने खुद कहा, जैसे ही जम्मू कश्मीर में शांति कायम होगी, हम जम्मू कश्मीर में यूएनओ की सहायता से जनमत संग्रह करवाएंगे। वो हमलावरों के खिलाफ कश्मीर की जनता का संघर्ष है। जब वहां शांति स्थापित हो जाएगी, कबायली घुसपैठिए जब कश्मीर की धरती से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, तब वहां यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में जनमत कराने का हम वायदा करते हैं। और तब से ये मामला पेचीदा हो गया है। तब से जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात उठने लगी। 31 दिसंबर 1947 को नेहरू यूएनओ पहुंचे और यूएनओ में कंप्लेन दाखिल की पाकिस्तान के खिलाफ। यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इंग्लैंड और अमेरिका ने भारत के खिलाफ स्टैंड लिया। और तो और ब्रिटिश प्रतिनिधित्व मंडल ने यह तक कह दिया था, उसकी जानकारी के मुजब कश्मीर पर हमला जिसने भी किया उसको समर्थन पाकिस्तान ने नहीं दिया था। इंग्लैंड और अमेरिका ने भारत के खिलाफ स्टैंड लिया, उससे नेहरू खूब दुखी हुए क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। इसका नतीजा यह निकला कि कश्मीर प्रश्न यूनाइटेड नेशन ने भारत पाकिस्तान प्रश्न बना दिया था। भारत ने इसका विरोध भी किया था, परंतु भारत राजनीति के बड़े अखाड़े में उलझ चुका था और कश्मीर की पॉलिसी शेख अब्दुल्ला के इर्द गिर्द घूमने लग गई थी। और इसका 2 कारण था। पहला कि शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे और दूसरा शेख अब्दुल्ला सेक्युलर थे। 1948 के मार्च के महीने में हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी तरफ 13 अगस्त 1948 यूएनओ ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। इस समय भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर लागू हो गया। जब सीज फायर लागू हुआ उस वक्त भारतीय सेना ने पश्चिम में पूंछ और उत्तर में कारगिल और द्रास में कबायलियों को पूरी तरह खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और जो सीज फायर लाइन लागू हुई उसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और तब से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जारी है
और जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में है उसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, POK कहते हैं। और जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हिंदुस्तान में है उसे पाकिस्तानी IOK कहते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। हालांकि हम मानते हैं यहाँ नेहरू से गलती हुई, यहाँ नेहरू के साथ धोखा हुआ। अगर जम्मू कश्मीर की बात नेहरू यूनाइटेड नेशन में नहीं ले जाते तो आज मामला कुछ और होता। परंतु नेहरू की गलती के ऊपर उसे गाली देना उचित तो नहीं है, उसे भरा बुरा कहना उचित तो नहीं है, क्योंकि जो गलती हुई है उससे सीखा जाता है। इतिहास में जो भी हुआ उससे सीखा जाता है। नेहरू की गलती से हमें यह सीख मिलती है कि देश हो या फिर घर, अगर अपने मामले में कोई तीसरे को घसीटोगे तो मामला उलझ ही जाएगा, चाहे देश हो या फिर घर। यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है।